नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पॉलिटी की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिस्कस किया था। और वहां पर मैं आपको सबसे पहले बैकग्राउंड में लेकर के गया था। फिर मैंने आपको वहां से जो संविधान सभा बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, उसको समझाने की कोशिश की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, फिर क्रिप्स मिशन पढ़ा और अंतिम रूप से हमने कैबिनेट मिशन योजना पढ़ा, जो बाद में हमारे संविधान सभा बनने का आधार बनी। क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के ही आधार पे आपकी संविधान सभा का गठन हुआ था। और आपने इस कैबिनेट मिशन योजना में देखा था कि इसने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। तो ये जो मुस्लिम लीग थी, इस पाकिस्तान की मांग को खारिज होने से बौखला गई। इसने संविधान सभा में जो 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को मिली थी, उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 208 सीटों पर, 296 में से 208 सीटों पर विजय मिली और मात्र 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। और ये जो मुस्लिम लीग थी, ये खुद को मुस्लिमों की सबसे बड़ी पार्टी मानती थी। अब मात्र 73 सीटें पाकर मुस्लिम लीग डिस्टर्ब हुई और उसने संविधान सभा की कार्यवाही में भी पार्टिसिपेट किया और संविधान बनने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। इसी हार से डिस्टर्ब होकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सेलिब्रेट किया, जिसमें भीषण दंगे हुए, बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, सामूहिक हत्याकांड हुआ। और इन सब चीजों से ब्रिटिश सरकार और भारतीय जो नेता थे, उन सबको यह रियलाइज हो गया कि भारत में अब विभाजन के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर के भेजा। उन्होंने 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसके बेसिस पे भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 18 जुलाई 1947 को पास हुआ, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और उसी के आधार पर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर से आजाद हुआ। तो जब हमारा देश आजाद हो गया तो अब प्रक्रिया बदल गई। जैसे ही देश आजाद हुआ, फिर आजादी के बाद एक स्वतंत्र अंतरिम मंत्रिमंडल बना, स्वतंत्र भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल बना, जिसके माध्यम से, जिसको तब तक शासन चलाना था जब तक कि हमारा नया संविधान नहीं बन जाता। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे चीजों को। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप डायरेक्टली इस क्लास पर जंप ना करें। इससे पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास पढ़ाई है उसको आप देखें, तब आप एक प्रक्रिया के तहत चलेंगे और आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। और फिर से मैं आपसे कहूंगा कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे, जो कुछ भी आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको नोट डाउन करते हुए चले। तो जब देश को आजादी मिल गई तो एक स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल बना। ये आपके पेपर में इसके जो मंत्री हैं वो आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जिनके पास क्या क्या विभाग थे वो आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल। मैंने पिछली क्लास में आपको 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल पढ़ाया था, जो कैबिनेट मिशन योजना के बाद बना था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो ये अंतरिम मंत्रिमंडल अलग है, वो अंतरिम मंत्रिमंडल अलग है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। ये आजादी के बाद का अंतरिम मंत्रिमंडल है, जिसको तब तक के लिए कार्य करना था जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इस मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचारी ये बने अध्यक्ष। 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में जो अध्यक्ष थे वो आपके लॉर्ड वेवेल थे, जो कि ब्रिटिश थे। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, तो यहां पर सी राजगोपालाचारी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपके उपाध्यक्ष बने और यही आपके क्या थे, पीएम थे। इसके अलावा पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए मैं यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा, आप चाहें तो पूरा नाम लिख सकते हैं। फिलहाल नोट्स आप जितने शॉर्ट बनाएंगे उतने ज्यादा बेहतर होंगे। देखो आपको रिवीजन ही तो करना है। तो सरदार पटेल के पास आपका गृह विभाग था। इसके अलावा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर,
इनको इस बार विधि विभाग दिया गया, यानी कि ये स्वतंत्रता पश्चात देश के पहले कानून मंत्री बने थे भीमराव अंबेडकर जी। इसके अलावा राजकुमारी अमृता कौर, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया था। इनके पास अंतरिम मंत्रिमंडल में, कौन से अंतरिम मंत्रिमंडल में? स्वतंत्रता के पश्चात वाले अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग था। वही 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था वहां पर अरुणा आसफ अली, उनके पास रेलवे और परिवहन था। और मैंने आपसे कहा था जब भी कोई महिला कुछ स्पेशल कार्य करती है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके पेपर में आता है कि जो स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें स्वास्थ्य विभाग किसके पास था, ठीक है। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यहां पर हम सीधे आप मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। रक्षा विभाग ये बलदेव सिंह के पास था, जो एज इट इज था। 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में भी रक्षा विभाग इन्हीं के पास था, इस समय भी रक्षा विभाग इनके पास था, ठीक है। इसके अलावा बात करें जॉन मथाई, इनके पास रेलवे व परिवहन विभाग था। राजेंद्र प्रसाद, इनके पास कृषि विभाग था। यही राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं, तो इनके पास आपका कृषि विभाग था। इसके अलावा रफी अहमद किदवई, इनके पास आपका संचार विभाग था। आपको ध्यान रखना है। बाबू जगजीवन राम, इनके पास आपका जो है वो श्रम विभाग था, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा C.H. भाभा, इनके पास वाणिज्य विभाग था। और N.V. गॉडगिल, इनके पास आपका कार्य एवं खनन विभाग था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास उद्योग एवं खनन विभाग था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा आपका स्वतंत्रता पश्चात अंतरिम मंत्रिमंडल, जिसमें सी राजगोपालाचारी, जो 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा डिपार्टमेंट को हेड करते थे, यहां पर सी राजगोपालाचारी को आपका इस अंतरिम मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू ये उपाध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह विभाग था। अंबेडकर, इनके पास विधि विभाग था। राजकुमारी अमृता कौर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। मौलाना आजाद शिक्षा विभाग था इनके पास। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। जॉन मथाई के पास रेलवे और परिवहन था। राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि विभाग था। रफी अहमद किदवई संचार विभाग था। बाबू जगजीवन राम, इनके पास आपका श्रम विभाग था। C.H. भाभा, इनके पास वाणिज्य विभाग था। N.V. गॉडगिल, इनके पास कार्य एवं खनन विभाग था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास जो है उद्योग एवं खनन था। इसके अलावा R.K. षणमुखम चेट्टी भी है। षणमुखम चेट्टी, इनके पास वित्त विभाग था। तो ये आजाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, R.K. षणमुखम चेट्टी। अब आप सभी इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो ये अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे आपको, तो आपको बार बार इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक
संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, मेरे मुंह से अगस्त निकल गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इस पहली बैठक में, जो संविधान सभा की आपकी पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक में जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको क्या बनाया गया? इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और चूंकि ये निर्वाचित नहीं थे, अभी संविधान सभा में अध्यक्ष जो हैं वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। तो ये निर्वाचित नहीं थे, इसलिए ये केवल निर्वाचन तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, और इसलिए आप इनको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो ये जो दूसरी बैठक है संविधान सभा की, ये कब हुई? ये 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये निर्वाचित अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा ने अध्यक्ष के पद पर इनका निर्वाचन किया, तो ये निर्वाचित अध्यक्ष थे। और इसीलिए अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है स्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपका थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा सॉरी। अब देखिए, अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। राजेंद्र प्रसाद इसमें आपके अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो आप किस पर टिक करेंगे? राजेंद्र प्रसाद पर। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा के उपाध्यक्ष के पद पर HC मुखर्जी को चुना गया। ठीक है, आप सभी पेन और कॉपी लिख करके लिखते रहें, जो कुछ भी आपको नहीं पता है वो आप राइट डाउन करते रहें या फिर ठीक तरीके से रिवाइज करें। ठीक है, इसके अलावा आपका संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार ये भी चुना गया, और ये थे BN राव। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए, आपने देखा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित हुए, इसलिए स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी चुने गए, और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? BN राव को बनाया गया। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश के लिए संविधान बनना था, जनता के लिए संविधान बनना था। ठीक है, तो इतने बड़े देश का अगर संविधान बनाना था, तो अगर आपको ऐसा काम करना हो तो आप क्या करेंगे? आप संविधान के जो छोटे छोटे कार्य हैं वो लोगों को सौंप देंगे। जैसे आपके घर में अगर कोई बड़ा कार्य होता है तो आप क्या कर देते हो? उस कार्य को बांट देते हो। ऐसे ही संविधान सभा ने भी संविधान बनने के कार्यों को बांट दिया, विषयों को बांट दिया और समितियों का गठन किया। तो कई सारी समितियों का गठन कर दिया, उनको कार्य सौंप दिए और उन समितियों को बोला गया कि आप अपने अपने कार्य पर फोकस करिए। तो इसलिए संविधान सभा में कई सारी समितियों का गठन हुआ, जिसमें मैं कुछ प्रमुख समितियां आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ प्रमुख समितियां हैं जो आपके पेपर में आ जाती हैं। इन समितियों में सबसे पहले जो समिति थी वो आपकी थी संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति। आपने कैबिनेट मिशन योजना पढ़ा था, वहां पर आपने देखा था कि
ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर के एक भारत संघ बनाया जाएगा, भारतीय संघ बनाया जाएगा। उस संघ यानी कि संघ सरकार की शक्तियों का निर्धारण करने के लिए ये जो है समिति बनाई गई। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे, इस समिति के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। देखिए, मैं अभी जो मोबाइल से इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, केवल ये डिजिटल क्लासरूम है आपका, बाकी सेलफोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है। और जो मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो माइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो ये आसपास की नॉइस को कैप्चर करता है। ठीक है, इसलिए फैन ऑफ करके मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे पसीना आ रहा है। तो कुल मिला के कि एक क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अब कल ही मैंने एक पूरी क्लास बनाई थी संविधान सभा के ऊपर, जो आपका सेकंड पार्ट मेरे को अपलोड करना था। तो उसमें चमक आ गई, लाइटिंग आ गई, और लाइटिंग की वजह से वो 2 घंटे जो पूरी क्लास को बनाने में समय लगा वो खराब हो गए। तो इस वजह से काफ़ी मेहनत का काम है इस क्लास को बनाना। तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये आपको मिल रही है, अगर थोड़े बहुत वीक पॉइंट है भी, मान लो क्लैरिटी उस स्तर की नहीं आ पा रही है, तो लेकिन इतनी तो क्लैरिटी होगी कि आप इजीली अच्छे से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे लगता है आपको इसी से मतलब है। ठीक है, आपको बहुत हाईटेक सोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको क्लास समझ में आनी चाहिए। जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा का पूरा आपको अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर चीजों को प्रोवाइड करूं, जहां तक मेरी नॉलेज है। अच्छा, और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं किसी प्रकार की पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो यहां पर आपके सामने ही पढ़ा रहा हूं, किसी प्रकार की पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ से पढ़ाने पर वो फील नहीं आता है, वो मजा नहीं आता है कि ऑलरेडी आपके पास चीजें लिखी हुई हैं और आप उसको पढ़ा रहे हो। तो ये मैं खुद से कर रहा हूं, खुद से ही आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो उसको आप थोड़ा सा, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि यहां पर एट रैंडम ही मैं क्लास बना रहा हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो आप अच्छे से चीजों को पढ़ें, अच्छे से चीजों को रिवाइज करें। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश यहां पर करूंगा। चलिए ठीक है। अब संघ संविधान समिति है। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति। ये समिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आ जाएगी। ये समिति आपको ध्यान रखना है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये भी अगेन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके के.एम. मुंशी। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपकी। इसके अलावा आपकी झंडा समिति थी, और इस झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इसके अलावा अंतिम रूप से सबसे महत्वपूर्ण समिति, दैट इज प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर। ये प्रारूप समिति आप सभी को पता है, इसने संविधान का क्या तैयार किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ फेमस समितियां हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, रिपीटली पूछी जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति है, कार्य संचालन है, झंडा समिति है, प्रारूप समिति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रारूप समिति हमारे संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, तो इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति है,
इस प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। यह संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। इसको क्या करना था? इसको संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था, यानी कि संविधान में कौन सी चीज कहां पर होगी, किस चीज को कितनी प्राथमिकता दी जाएगी, क्या क्रम होगा, संविधान का एक पूरा ड्राफ्ट इसी समिति ने तैयार किया था। और इस समिति का गठन आपका हुआ था 29 अगस्त 1947 को। शायद लास्ट ईयर पीसीएस के पेपर में, यूपी पीसीएस के पेपर में काल क्रम में, आपका काला क्रम में व्यवस्थित करने को लेकर के ये जो सवाल है ये आपके पेपर में आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपके 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे प्रारूप समिति में। और इस समिति के अध्यक्ष सभी को पता है, अध्यक्ष तो आपके कौन थे? BR अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके अलावा इस समिति में 6 और सदस्य थे। नाम मैं यहां पर आपका लिख देता हूं। देखिए, BR अंबेडकर के अलावा इस समिति में KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी आयंगर। इसके अलावा N माधवराव और TT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो कुल 7 मेंबर थे किसमें? प्रारूप समिति में। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। देखो, आपको इतनी डिटेल, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप बार बार रिवाइज करोगे तो फ्लो में आपको याद हो जाएगा। और पेपर में आपसे कैसे सवाल आता है? संविधान सभा की प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था, या संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में रख देंगे, महात्मा गांधी ऑप्शन में रख देंगे, और भी कोई भी व्यक्ति ऑप्शन में रख देंगे। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। अध्यक्ष जो थे इसके वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। संविधान में, संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो इसी समिति ने आपका जो है ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये संविधान सभा में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए किसने पेश किया था, तो ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इसका उद्देश्य था कि ये बताना कि जो हम संविधान बना रहे हैं, जो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जा रहा है, उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, वो किसके लिए काम करेगा, जनता को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे। तो कुल मिला के ये जो संविधान है इसके क्या क्या उद्देश्य होंगे वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पेपर में 100% पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ये जो संविधान के उद्देश्य बताता है, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की आज की डेट में क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान सभा में रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए कई बार आप प्रस्तावना को उद्देशिका भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? उद्देशिका। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा ने इसको स्वीकृत कब किया था। तो स्वीकृत की डेट ध्यान रखनी है आपको, 22 जनवरी
1947 को ये क्या किया गया था बेटा, संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उद्देश्य प्रस्ताव आपको ध्यान रखना है। क्या बताता है, संविधान के उद्देश्य बताता है, किसके लिए काम करेगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना में रखा है। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, मैं आपको अगली क्लास में शायद प्रस्तावना ही पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरीके से आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो ये संविधान सभा की प्रारूप समिति थी और जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उनका क्या नाम था, BN राव। इन सब ने मिलकर के संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया और इस ड्राफ्ट को प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को या फिर ड्राफ्ट को संविधान सभा के समक्ष रखा। ठीक है, संविधान सभा के समक्ष रखा। तो अब संविधान सभा के समक्ष इस प्रारूप को रखा गया और जब इस प्रारूप को रखा गया बेटा, तो इस पर विचार हुए, बहस हुई, इसकी जो अच्छी बातें थी उनको शामिल किया गया, जो खराब बातें थी उनको हटाया गया। तो इस तरीके से इस संविधान सभा में संविधान सभा के प्रारूप पर बहस हुई, चर्चा हुई और इस चर्चा के लिए आपके 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मीटिंग्स। तो 3 मीटिंग्स हुई जिसमें जो प्रारूप समिति ने ये ड्राफ्ट तैयार किया था, इस पर बहस हुई, इस पर चर्चा हुई। अब ये जो मीटिंग्स हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं याद है एग्जैक्टली, लेकिन ये जो मीटिंग्स है ये आपको जैसे पढ़ते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे मतलब किन किन मुद्दों पर आपकी जो है बहस हुई। तो यहाँ पर मीटिंग जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, संविधान सभा का जो पहला वाचन हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है, तीसरा वाचन, आपको बाकी वाचन याद करने की जरूरत नहीं है, डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा वाचन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा वाचन आपका जो है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इस डेट के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संविधान सभा का तीसरा और अंतिम वाचन था। अंतिम वाचन की मतलब अंतिम बहस थी और इस बहस के बाद ही आपके संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। और ये डेट आपने सुनी भी होगी, 26 नवंबर 1949, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। तो 26 नवंबर 1949 को देखिए, 26 नवंबर 1949 आखिरी जो वाचन था वो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया, अंगीकार किया गया। ध्यान रखना, संविधान को अंगीकार यानी कि एडॉप्ट किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संविधान को अंगीकार कब किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान को क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था। ठीक, अच्छा, अब जब हमारे संविधान को अंगीकार किया गया उस समय 284 सदस्यों ने, ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जो आपके पेपर में आ जाता है, इस पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसमें 8 महिलाएं भी क्या थी, शामिल थी। तो आपसे पेपर में आ जाएगा, जब संविधान
सभा ने संविधान को एडॉप्ट किया तो उस समय आपकी कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से? तो आपको ध्यान रखना है 8 महिलाओं ने आपका जो है जब हस्ताक्षर किए गए, जब अंतिम वाचन हुआ तो उस समय 8 महिलाएं जो हैं वो उपस्थित थी। ठीक है। अच्छा, अब एक दो बातें और जो शायद आपको पता होंगी कि अगर हम बात करें कि पेपर में आपसे पूछा जाता है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो कुल अधिवेशन हुए आपके 11। ध्यान रखना है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। और अगर आपसे समय तो सबको पता होगा, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है, ये समय लगा आपके संविधान को बनाने में। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय संविधान को बनने में आपका लगा। और सभी देशों की सारी अच्छी विशेषताओं को हमारे संविधान ने ग्रहण किया और जो उनमें कुछ कमियां थी उनको जो है वो हटाया। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा संविधान तैयार हुआ, ठीक है, जिसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अच्छा, फिर जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और ये अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक आपकी हुई 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को आपके संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद संविधान सभा को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। और संविधान सभा को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? अंतरिम संसद में। यानी कि अब जब संविधान लागू हो जाएगा और जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जो इलेक्टेड आपकी संसद बनेगी, तब तक के लिए जो आपकी इलेक्टेड संसद है उसके बनने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी आपकी। क्या कौन कार्य करेगी? यही संविधान सभा कार्य करेगी। ठीक है, तो संविधान सभा को स्थगित कर दिया, अंतरिम संसद में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, और इसी डेट को राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि अध्यक्ष रहे थे, अब उनको क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब आप ध्यान रखना है, आपने पीछे यहां पर देखा था कि 26 नवंबर 1949 की जो डेट है, इस दिन हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अच्छा, इस दिन हमारे संविधान के अधिकतम प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। लेकिन हमारा संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ है। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हुआ है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के अधिकतम प्रावधानों को लागू कर दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि सर फिर 26 नवंबर को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं किया गया? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति के निर्वाचन वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रावधान अभी बाकी थे और हमें इस डेट को महत्व देना था। किसको महत्व देना था? 26 जनवरी की डेट को महत्व देना था। अब सवाल आएगा भाई क्यों महत्व देना था? तो मैं आपको वापस से लेके चलता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। आपने कांग्रेस का 1929 का ऐतिहासिक अधिवेशन, जो मैंने आपको जहां से शुरुआत की थी, ऐतिहासिक अधिवेशन, जो कि कहां हुआ था? लाहौर में।
कब हुआ था? 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। ये आपके कौन थे? इस अधिवेशन में जो है, इस अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता। और इस अधिवेशन में आपको पता है कि हमने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। तो ये जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, कौन से अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इसी दिन को महत्व देने के लिए, अच्छा, और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 के दिन को, 30 के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। लेकिन अब आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, हम आज़ाद हुए थे। तो जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वो तो हम 15 अगस्त को मना रहे हैं। तो अब यहाँ पर 26 जनवरी जो हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, वो जानबूझकर इसी डेट पर इसलिए रखा गया क्योंकि हमें इस 26 जनवरी वाली डेट को क्या करना था? महत्व देना था। तो 26 जनवरी 1950 को इसलिए हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। अच्छा, आप सभी को पता है जैसे 26 नवंबर 1949, इसको हम क्या मनाते हैं? इसको हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया गया था, ठीक है। किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दिन हमको क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये जो डेट है, इस डेट को हम क्या मनाते हैं? इस डेट को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और इस डेट की और क्या इंपॉर्टेंस है? पूर्ण रूप से संविधान को क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। हमारा जो संविधान है आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके अलावा हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? 26 जनवरी को हर साल। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे जो गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसका सीधा सा मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च पद है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। और भारत का कोई भी नागरिक बिना किसी रोक टोक के क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यानी कि कोई भी नागरिक भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है। अच्छा, आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद है वो क्या है? सम्राट। ब्रिटेन का सर्वोच्च पद क्या है? सम्राट। ये सम्राट का पद ब्रिटेन के अंदर क्या है? वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब कि सम्राट के बाद
उनका बेटा, उनके बेटे के बाद उनका बेटा, ठीक है। तो ये आपके जो है वो बनेंगे, यानी कि ब्रिटेन का कोई भी आम नागरिक वहां सम्राट नहीं बन सकता। पद कैसा है, वंशानुगत है, तो इसलिए ब्रिटेन जो है गणतंत्र नहीं है, ठीक है। भारत एक क्या है, गणतंत्र है, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक भारत के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है। ऐसे ही अमेरिका में भी, अमेरिका का कोई भी नागरिक, अमेरिका भी क्या है, एक गणतंत्र है। अमेरिका का कोई भी नागरिक अमेरिका के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंच सकता है। तो अमेरिका और भारत तो गणतंत्र है, बट ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये थी आपके संविधान सभा बनने की कहानी और संविधान सभा से संविधान बनने की कहानी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, अंगीकार किया गया और आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। अब यही 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और आपका 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी। कब, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब ये बढ़ करके अब लगभग जो अनुच्छेद है वो 465 प्लस के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं। जो भाग है वो 25 काउंट किए जाते हैं और अनुसूचियां हो गई हैं 12। देखिए ये जो बढ़े हुए भाग हैं ये काखा गाघा के रूप में बढ़े हुए हैं। अगर हम इनको एक ही मानेंगे तो आज भी 22 भाग है, आज भी 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो मैंने आपको लगभग सारी डिटेल यहां पर प्रोवाइड कर दी है। हमारे संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने की पूरी कहानी की सारी डिटेल अब आपके पास पहुंच चुकी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से रिवाइज करें, पेन कॉपी के साथ इस क्लास को देखिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।